सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड हाय टू एवरीवन। मैं आपका टीचर राजन अरोड़ा। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। उम्मीद करता हूं आप सब सही होंगे, खुश होंगे और ख्याल रख रहे होंगे अपना, साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे क्योंकि प्री बोर्ड्स खत्म होने वाले हैं और बोर्ड्स आने वाले हैं। और उसी के साथ आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। खूब एंजॉय करें फैमिली के साथ, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालें वीडियो के लिए और पढ़ने के लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि अब जो हमने यूनिट स्टार्ट की है वो आखिरी यूनिट है, लेकिन बुक का पहला यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसका हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया है, जो था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे जो आगे बहुत काम आएंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोटा मोटा कॉन्सेप्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। मतलब आपने सुना है ना, नेशनल इनकम में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है एज अ जनरल नॉलेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। नाम से ही समझ आ रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी। टेरिटरी मतलब क्षेत्रफल, एरिया। डोमेस्टिक मतलब हमारे देश का। जैसे डोमेस्टिक कंट्री हमने पढ़ा था, डोमेस्टिक फॉरेन एक्सचेंज रेट, वैसी डोमेस्टिक टेरिटरी। इन लेमन लैंग्वेज मतलब नॉर्मल भाषा में आम आदमी की, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी उस एरिया को बोलते हैं जो हमारे पॉलिटिकल बॉर्डर्स के अंदर है या पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर है। उस एरिया को हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। पर इकोनॉमिक्स की टर्म यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब उससे कहीं ज्यादा है। जैसे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हम और क्या चीजें मानते हैं जो एक्स्ट्रा है, जो बाकी लोगों को नहीं पता होती। सबसे पहली, शिप्स, एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट एंड ऑपरेटेड बिटवीन फॉरेन प्लेस। सिंपल भाषा में क्या चीज है? कोई भी शिप, कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी जेट, कुछ भी जो है हमारी कंट्री का लेकिन बाहर के दो देशों के बीच में ऑपरेट कर रहा है, वो पार्ट होगा हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही। फॉर एग्जाम्पल, एयर एशिया या एयर इंडिया मान लेते हैं, वो फ्लाई कर रहा है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंग्लैंड। अब प्लेन तो वो दो फॉरेन नेशंस में फ्लाई कर रहा है, लेकिन वो प्लेन माना जाएगा पार्ट हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का। अब ये हमारे बॉर्डर के अंदर तो है नहीं, तो नॉर्मल लोगों के हिसाब से हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी, लेकिन ये है। इसके बाद एक आता है हमारे पास फिशिंग वेसल्स या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, जो फॉरेन बाउंड्रीज के बाहर हमारे ओशंस हैं, इंटरनेशनल वाटरवेज या पैसिफिक ओशन, कोई भी इंटरनेशनल ओशन, वहां पे जो हमारे शिप है, फिशिंग वेसल्स हैं, या जो नेचुरल गैस और ऑयल के लिए पाइपलाइंस हैं, गैस रिग्स हैं, वो सब जहां पे हमारे एक्सक्लूसिव राइट है, यानी कि जहां पे सिर्फ हमारे पास परमिट है, वो भी पार्ट है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का। साथ साथ ये लिखते रहो, शिप्स, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। बुक में लिखे हुए हैं स्पेसिफिकली, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत लिखते रहना फॉर एग्जांपल डाल के, ताकि कल को जब नोट्स पढ़ो तो समझने में आसानी हो। तीसरा इसमें एक चीज आती है, एम्बेसी ऑफ आवर नेशन। मतलब इंडियन एम्बेसी, जैसे हर कंट्री में बाहर फॉरेन नेशंस की एम्बेसी होती है जहां पे वीजा लगवाते हो। इंडिया की भी एम्बेसी मान लो जापान में है, तो वो जो एम्बेसी जापान में है, वहां पे लोकेटेड है, वो भी पार्ट होगी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का। ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एम्बेसी हो गई या कॉन्सुलेट हो गए। कॉन्सुलेट उन ऑफिसर्स को बोलते हैं जो कि कॉन्सुल ऑफिसर कौन होता है? जैसे कि इंडिया का एक ऑफिसर है, इंडियन गवर्नमेंट ने उसे लंदन में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में भेज रखा है ताकि वो वहां जाके हमारे देश का जो कल्चर है उसको प्रमोट करे। तो उसको वहां पे एक ऑफिस मिलता है, कॉन्सुलेट ऑफिस, वो भी पार्ट होता है हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का। एम्बेसी भी, एम्बेसीज या फिर कॉन्सुलेट, ये सब पार्ट होते हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का। इसके अलावा कई और एग्जांपल्स दिए हैं बुक में, उन्हें देखना। इसके बाद आता है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या नहीं आता। ये ज्यादा जरूरी और जानने वाली चीज है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या चीज नहीं आती। इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, फॉरेन नेशंस की एम्बेसी जो यहाँ पे है, फॉरेन नेशन के एयरक्राफ्ट जो हमारे यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब चीजें हम डोमेस्टिक टेरिटरी में
नहीं गिनते। मान लो जापान की एम्बेसी है यहाँ पे, हम उसे नहीं मानेंगे। या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना जो ऐसे सोशल वाली फॉर्म्स होती हैं, WHO, UNO, यूनिसेफ, चाहे इनकी ऑफिस, सिर्फ इन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस जो ऐसे टाइप की होती हैं, इनकी ऑफिस अगर हमारे इंडिया में भी लोकेटेड है ना, तो भी ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी, ये सिर्फ इंटरनेशनल एरिना में गिनी जाएंगी जहां का ये पार्ट है। तो ये हमारी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। ये पूछ लिया जाता है, यूएनओ का ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉट? क्लियरली नॉट। ये हो गया हमारा एक एग्जांपल जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। वहां की एम्बेसी, वहां के डिप्लोमेट्स, वहां के जो टूरिस्ट हैं, मतलब ये सब लोग ये डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे। खैर टूरिस्ट और डिप्लोमेट्स तो बंदे हो गए, तो इसको अभी नहीं गिनते, वो आगे रेजिडेंटशिप के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमारी ये 3-4 चीजें आती हैं। एक बार इसको लिख लो एग्जांपल्स को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तक सबने लिख लिया होगा। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है वो है नॉर्मल रेजिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आना चाहिए। नॉर्मल रेजिडेंट इज एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, याद रखना एक व्यक्ति भी हो सकता है या कोई फर्म या कंपनी, इज एन इंस्टीट्यूशन which specifically reside in an country and whose center of economic interest lies in that country। सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है, हिंदी में बताता हूं। ऐसा इंडिविजुअल या कोई भी फर्म जो कि एक कंट्री में रह रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड में, मतलब उन्हें मिनिमम 1 साल हो चुका है, मोर देन 1 ईयर, और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? मतलब आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आपकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहीं पे हो, लाइक स्पेंडिंग, अर्निंग, एक्यूमुलेशन, मतलब खर्चा भी वहीं कर रहे हो उसी इकोनॉमी में, कमा भी उसी इकोनॉमी से रहे हो, पैसा भी वहीं पे जोड़ रहे हो। तो जब ये दो कंडीशन कि 1 साल से आप ज्यादा रह रहे हो या ऑपरेट कर रहे हो और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये दोनों जब फुलफिल होती हैं तो एक पर्सन को हम किसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर हम कुछ एग्जांपल हैं जो नहीं काउंट करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टूरिस्ट, बॉर्डर वर्कर्स, जो लोग बॉर्डर पे वर्क करते हैं और रोज अप डाउन करते हैं, डिप्लोमैट्स, वहां के ऑफिशियल्स, या टूरिस्ट हो गया, या जो मेडिकल पर्पज से हमारे यहां पे आए हुए हैं। कोई भी एग्जाम्पल ऐसा जो एक्सेप्शनल है, आपको पढ़ के समझ आ जाएगा कि हमारे यहाँ सही में रहने और काम करने आए हैं या किसी पर्पज से आए हैं, ये सब नहीं आते नॉर्मल रेजिडेंट में। इन टॉपिक को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो हमारा यूनिट है नेशनल इनकम, ये यूनिटी, उसमें सबसे मेन चैप्टर नेशनल इनकम, जहां आपको न्यूमेरिकल निकालने हैं, वहां पे ऐसे एग्जांपल्स दी होंगे, तब आपको पहचानना पड़ेगा कि ये नेशनल इनकम में काउंट होगा या नहीं, क्योंकि इसी से हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी डिटरमाइन होता है, नेशनल प्रोडक्ट यानी कि नेशनल इनकम भी डिटरमाइन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा नॉर्मल रेजिडेंट का। इसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो है सिटीजनशिप का और रेजिडेंटशिप का। स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को, इसे मिटा दो। सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप आपने सुना होगा, शायद आपके रिश्तेदार पड़ोसी कहते हैं ना मुझे सिटीजनशिप मिल गई फॉरेन नेशन की। सिटीजनशिप क्या होता है? ये होता है एक लीगल कॉन्सेप्ट जो कि बेस होता है आपके बर्थ पे या फिर लीगल राइट या लीगल प्रोविजन लॉ के मुताबिक। अब सिटीजनशिप होता क्या है? सिटीजनशिप कुछ नहीं, बेसिकली एक लीगल कॉन्सेप्ट है जिससे कि ये पता लगता है कि आप किस नेशन के सिटीजन हो। आपने सुना ना, हम अमेरिका रहे 7 साल 8 साल, वहां पे हमने ग्रीन चिट मिल गई, यानी कि वहां की सिटीजनशिप मिल गई। मतलब अब आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो, अमेरिका के सिटीजन हो, वहां के नागरिक हो। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप 2 चीजों पर आधारित होती है, या तो आप जिस कंट्री में बर्थ लिया आपने, जहां पे आपका बर्थ हुआ है, वहां की सिटीजनशिप आपको ऑटोमेटिकली मिलती है। नहीं तो जैसे कि अमेरिका में हम 7 साल रहे, जैसे जिस भी कंट्री का जो भी टाइम पीरियड है, आप उस कंट्री में जितने भी टाइम के लिए रहते हो और उसके बाद जब आप अप्लाई करते हो वहां की सिटीजनशिप के लिए और वो आपको मिल जाती है, तो उसे बोलते हैं सिटीजनशिप। यानी कि 2 तरीके से मिलती है, या तो बर्थ के बेसिस पे या लीगल प्रोविजन के बेसिस पे जो एक कंट्री का होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट वही है जो भी पढ़े, रेजिडेंटशिप,
ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, वो लीगल था, ये इकोनॉमिक है। ये हो गया नॉर्मल रेजिडेंट वाली, कि जहां पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वहां के आप कहलाते हो रेजिडेंट। अब समझने वाली बात यह है, एक इंडिविजुअल एक ही टाइम पे सिटीजन किसी और कंट्री का भी हो सकता है और रेजिडेंट किसी और का भी। फॉर एग्जांपल कैसे, मान लेते एक चाइनीज इंसान है, चाइनीज इंडिविजुअल है, वो चाइना का है सिटीजन क्योंकि वो वहां बर्थ हुआ था उसका, इंडिया में वो काम कर रहा है 6-7 महीने से या 1 साल से, 1 साल से ज्यादा, तो वहां यहाँ का क्या हुआ, भी पड़ा था ना, 1 साल से ज्यादा रह रहे और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ है, तो वो यहाँ का हो गया नॉर्मल रेजिडेंट। पर नागरिक वो चाइना का ही है, वहां के इलेक्शंस में वही वोट देगा। समझ रहे हो, सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप जरूरी नहीं है कि एक ही कंट्री की हो, दोनों अलग अलग भी हो सकती है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस था रेजिडेंटशिप में और सिटीजनशिप में। ये जनरल नॉलेज है, सबको पता होनी चाहिए, और हमारे तो खैर सिलेबस में ही है, तो एक बार इसको लिख लो, लिखना क्या है ऐसे एक बार नोट कर लो कि ये लीगल कॉन्सेप्ट है, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। इससे पहले एक चीज और बताई हुई है आपकी बुक में येलो बॉक्स में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, वो बता देता हूं मैं क्या होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसकी जो मनी वैल्यू होती है वो होती है डोमेस्टिक इनकम। नेशनल प्रोडक्ट मतलब उसकी मनी वैल्यू को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या काउंट करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को काउंट करते हैं जो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, ईदर ऑफ वेदर प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन नॉर्मल रेजिडेंट। थोड़ा लड़खड़ आ गया, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाया हो या नॉर्मल रेजिडेंट ने ना बनाया हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमारी अगर डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, तो वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट होगा, यानी कि डोमेस्टिक इनकम में। वहीं नेशनल इनकम यानी कि नेशनल प्रोडक्ट में हम सिर्फ वो गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट काउंट करेंगे जो कि नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं। दोनों में उल्टा है, वहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट ज्यादा जरूरी है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक जो आता है फैक्टर इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम उस इनकम को बोलते हैं जो कि अर्न होती है आफ्टर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। फैक्टर इनकम क्या होती है, जो फैक्टर सर्विसेज के बदले मिलती है। फैक्टर सर्विसेज माने कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। स्पेलिंग देख लेना एंटरप्रेन्योर की, वैसे तो यही होती है। लैंड का हमें मिलता है रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। जो भी मतलब आपने कुछ भी काम किया है उसके बदले में जो पैसे मिल रहे हैं वो काउंट होता है फैक्टर इनकम में। ये होता है एक अर्निंग कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हैं अर्निंग कॉन्सेप्ट। वही अर्निंग कॉन्सेप्ट फैक्टर इनकम की एक चीज और ध्यान रखने वाली है, ये होती है बायलेटरल पेमेंट, मतलब बदले में सर्विस दी है तो पैसे मिल रहे हैं, एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। तो तीसरी आखिरी जो मेन पॉइंट है बायलेटरल। फॉर एग्जांपल जो आपको बताया लैंड, लेबर, कैपिटल वाला। वहीं दूसरी और एक चीज और याद रखना, ये काउंट होती है हमारी नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम दोनों में, इसको हम काउंट करते हैं क्योंकि इसके बदले एक बंदा काम कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं दूसरी और ट्रांसफर इनकम मतलब यहां पे लिख लो बायलेटरल की जगह ये होता है यूनिलेटरल। समझाता हूं क्या होता है, ये होता है रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल पेंशन, स्कॉलरशिप। जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट होते हैं ग्रांट्स या गिफ्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफर जो हमने पढ़ा था एक तरफा, इसके बदले में आपको कोई सर्विस नहीं देनी पड़ती, आपके रिश्तेदारों ने आपको पैसे भेजे फॉरेन से या पड़ोस से, तो ये होता है ट्रांसफर पेमेंट जिसके बदले में हमें कोई भी सर्विस नहीं देनी। ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में काउंट नहीं होता। क्यों काउंट नहीं होता, हमने पढ़ा क्योंकि इससे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मतलब इकोनॉमी में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो सिंपल सी बात है फिर ये काउंट नहीं होगा। तो इस वाले में कांटा मार दो। इसका एग्जांपल हो गया
नेशनल इनकम एग्जाम्पल हो गया स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, कुछ भी ग्रांट्स, अलाउंसेस, ये सब आता है हमारा ट्रांसफर इनकम में। तो इसी के साथ इस चैप्टर का हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। छोटी छोटी क्लिप बना रहा हूं ताकि इजीली समझ आए। पार्ट 1 खत्म होता है क्योंकि ये वाला यूनिट एक बारी में समझोगे तो समझ नहीं आएगा। तो पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ 2-3 दिन में आपके पास इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। तब तक आप इस पार्ट को देखो। बुक में से इसके जो एग्जांपल्स दिए हैं कि ये नॉर्मल रेजिडेंट है कि नहीं, या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में है कि नहीं, उसको एक बार पढ़ो, समझो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि जल्द से जल्द अगली वीडियो मिल जाए। थोड़ा बहुत पढ़े, त्योहार भी मनाएं और अपना ख्याल भी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, टेक केयर।